हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एफडी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो सीरीज़ है वो नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम 3000 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से 50 एमसीक्यू डेली पर डे 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज में क्या है, देखिए, सामान्य विज्ञान से बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी पोर्शन से एमसीक्यू तैयार की जा रही है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पैटर्न में इसी टाइप से एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें से जो एमसीक्यू है वो अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए तैयारी कराई जा रही है, और साथ ही टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, देखिए पहला एमसीक्यू, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो कितने परसेंट में लाई जाती है? ऑप्शन देखिए, 50%, ठीक है, फिर क्या दिया है 100%, फिर 10%, फिर 1%। क्या आएगा आंसर? कितने परसेंट एक पौधे के द्वारा सूर्य के, ठीक है, सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है? तो याद रखेंगे 1%, ठीक है, 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये पूछा है कि भूपर पट्टी में या पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला कौन सा तत्व आता है। तो ऑक्सीजन के बाद दूसरा नंबर में कौन है? ऑप्शन देखिए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, क्या कह दिया है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन के बाद, पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरे नंबर में कौन है? तीसरे नंबर में एल्युमिनियम तत्व आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है? जर्मेनियम के ऑक्साइड, दूसरा में क्या दिया है? सिलिकॉन के ऑक्साइड, तीसरा में क्या दिया है? एंटीमनी, और चौथे में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कि सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? याद रखेंगे, जर्मेनियम के ऑक्साइड। ठीक है, उसके लेंसों में जर्मेनियम के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जर्मेनियम के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। क्या होता है? रेडियम, लेड, थोरियम, पोलोनियम। याद रखेंगे, देखो क्या क्वेश्चन है। यूरेनियम के विघटन बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है, क्या होता है? रेडियम, लेड, थोरियम, पोलोनियम। तो क्या आएगा आंसर? लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत, कुल ऊर्जा का, देखिए प्रश्नों में ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न कि आहार श्रृंखला है ना, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो देखिए 1%, 20%, 10% या 50%। तो याद रखेंगे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या होता है? कुल ऊर्जा का, है ना, कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को जाता है या स्थानांतरित हो जाता है? तो याद रखेंगे 10%। कितना परसेंट? 10%। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था 10% का नियम? लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, रेमंड लेंडेमैन या टेंसले? बताएंगे क्या आएगा ऑप्शन?
10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रेमंड लैंडमैन। ठीक है, रेमंड लैंडमैन, ये जो है इन्होंने ही 10% का नियम दिया था। आया समझ में? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? श्वेत प्रकाश में, हरा प्रकाश में, या बैंगनी प्रकाश में, या लाल प्रकाश में? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना, किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लाल कलर। ठीक है, सॉरी, लाल, है ना, लाल प्रकाश में। तो लाल रंग में, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश जो है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश में सबसे अधिक जो होती है वो लाल में होती है। याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ठीक है, कब किया गया था? तो कब किया गया था, यहां ये पता है कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक सबसे पहले, है ना, आविष्कारित क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो इसकी खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वैज्ञानिक का नाम पूछते हैं, है ना, ये भी याद रखेंगे। साथ ही आपको सन पता रहना चाहिए, यहाँ कब किया है वही सन पूछा है। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए 1930 में, 1928 में, या 1917 में, या 1945 में। तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन जो प्रथम प्रतिजैविक है, मतलब प्रथम एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक औषधि है, इसका आविष्कार जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? 1928 में। सभी को पता रहना चाहिए, ठीक है, 1928 में। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है, तो इम्यूनोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, या रॉबर्ट हुक? बताएंगे क्या आएगा आंसर। देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोल सकते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जनक किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सभी को पता रहना चाहिए, एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या है, जनक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आ रहा समझ में? तो कुछ इसी तरह एमसीक्यू, डेली 50 एमसीक्यू जो हम कराने वाले हैं, जिसमें एक सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं 3000 एमसीक्यू का, ठीक है, जिसमें पर डे 50 एमसीक्यू रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहां बताया गया कि इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, या एल्गोलॉजी, घासों का अध्ययन, पेलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। देखिए पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन, ठीक है, किया जाता है, ये सही है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। और पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखेंगे, एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और घासों का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, याद रखेंगे, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, और एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, इसलिए जो गलत है, एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और घासों का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो बताएंगे कि अधिकांश जो कीट होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? फेफड़ा के द्वारा, या त्वचा के द्वारा, या वातक तंत्र द्वारा, या कोशिका झिल्ली द्वारा? तो इसमें से बताना है कि कीट जो है श्वसन किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, वातक तंत्र द्वारा, या कोशिका झिल्ली द्वारा? याद रखेंगे, वातक तंत्र द्वारा, वातक तंत्र द्वारा, ठीक है। वातक तंत्र मतलब टेकिया,
आया समझ में, है ना। तो जो कीट होते हैं वे ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो जनक के शरीर से, पेरेंट्स है ना, के शरीर से कलिका निकलती है, बताएंगे मुकुलन विधि के द्वारा या विखंडन विधि के द्वारा या अपखंडन के द्वारा या बीजाणु जनन के द्वारा। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा मुकुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन के द्वारा जनन में जनक के शरीर में क्या होता है, कलिका निकलती है। तो ये किसके, कौन सी विधि के द्वारा, मुकुलन की विधि के, जो मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं, है ना, उनके जनक में क्या होता है, एक कलिका निकलती है। तो याद रखेंगे मुकुलन विधि के द्वारा या मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा ये बोल सकते हैं, या जनन के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है बताना है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, हरा, लाल, बैगनी या गुलाबी। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रकीर्णन। ठीक है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। चलिए आया समझ में। फिर अगला क्वेश्चन है, यहां एमसीक्यू लगाना है, डिटेल उतना नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल जो है, हाँ ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कराना है। ठीक है, बौने पौधे को किस के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, बताएंगे बौने पौधे को किस, ठीक है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ये जो है पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है। तो कौन से पादप हार्मोन का उपयोग करके जो बौने पौधे होते हैं उसे बढ़ाया जाता है, या है ना प्रयोग करके लंबा किया जाता है। तो यहाँ पूछा है, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एथिलीन। याद रखेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, इसके प्रयोग से क्या होता है, जो बौने पौधे होते हैं उसे लंबा किया जाता है या उसके हाइट को बढ़ाई जाती है। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, उद्योग में पौधों से प्राप्त। ठीक है, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है, रेसिन, लेटेक्स, टैनिन या सेलुलोज। क्या आएगा, चमड़ा उद्योग में, है ना, चमड़ा उद्योग में याद रखेंगे। तो चमड़ा उद्योग में जो पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग किया जाता है, रेसिन, लेटेक्स, टैनिन या सेलुलोज। क्या आएगा, टेनिन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे टेनिन, है ना, टेनिन का उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में। ठीक है, और यह जो है टेनिन पौधे से प्राप्त होती है। याद रखेंगे किससे प्राप्त होती है, पौधे से प्राप्त होती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद या शकरकंद का कंद या आलू का कंद। ठीक है, तो प्याज का जो बल्ब है ये तने का रूपांतरण है ना। अरबी का घनकंद भी तने का रूपांतरण है, आलू का कंद ये भी तने का रूपांतरण है, लेकिन जो शकरकंद का कंद है ये जो है तने का रूपांतरण नहीं है। याद रखेंगे आलू का कंद जो है तना का ही रूपांतरण है, अरबी, प्याज ये भी तना का रूपांतरण है, लेकिन जो शकरकंद है ये शकरकंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है ना। तो हमारे मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलती है, ठीक है, या हार्मोन का रिसाव होता है उसे नियंत्रण में करके रखती है। तो कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमस या एड्रिनल या थायराइड या अग्नाशय, बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की कौन सी वह ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है इसके रिसाव को
कंट्रोल में करके रखती है या नियंत्रित करके रखती है, तो कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉनों का या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? तो बताएंगे कि द्रव्यमान जो संख्या है ना, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? बताएंगे क्या आएगा जी? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? क्या आएगा आंसर? डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? तो आप द्रव्यमान संख्या का फार्मूला क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो किस चीज को मापने के लिए या किसे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? किसका? वेचुरीमीटर, है ना। वेचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर, तरल दाब या पृष्ठीय तनाव या तरल घनत्व? ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, बताया जा रहा है कि जो वेचुरीमीटर का प्रयोग है वो किसके प्रयोग या किसे मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तरल के प्रवाह की दर। ठीक है, तरल के प्रवाह की दर, ऑप्शन नंबर पहला या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था स्थिर अनुपात का नियम? केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, ठीक है, रसायन विज्ञान का, है ना। तो स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर, प्राउस्ट ने या बॉर्जियल, ठीक है, बॉर्जिलैस ने या हाइजेनबर्ग ने? किसने किया था? पता रहना चाहिए। स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट ने दिए थे या प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इन्होंने ही, प्राउस्ट ने ही बताया था स्थिर अनुपात का नियम। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना। प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? लुईस ने, हुड्डा ने या सोरेनसन ने या जूलियट ने? किसने किया था? पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? बताएंगे क्या आएगा? याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सोरेनसन ने पीएच मापक्रम का खोज किया गया था। ठीक है, सोरेनसन के द्वारा पीएच मापक्रम का खोज किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम का खोज किसने किया था? पोलोनियम का खोज किसने किया था, है ना। केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपसे ये एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, चलिए, पोलोनियम का खोज किसने किया था? डाल्टन ने, बॉर्जिलियस ने या डेवी ने या मैडम क्यूरी ने? तो किसने किया था पोलोनियम की खोज? बताएंगे क्या आएगा? देखिए, पोलोनियम की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया है ना। पोलोनियम को किससे डिनोट किया जाता है? पीओ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम, जिप्सम, पोटेशियम, गंधक, सभी को पता रहना चाहिए क्या मिलाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए, है ना। आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है,
धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो धूप की चश्मा से क्या समझते हैं? देखिए धूप की चश्मा, धूप की चश्मा का तात्पर्य ये नहीं कि देखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं। धूप की चश्मा मतलब जो, ठीक है, धूप से जो हानिकारक जो किरणें होती है ना, सूर्य के प्रकाश से जो हानिकारक किरणें होती है, ठीक है, जिससे हमारे आंखों को नुकसान पहुंच सकती है, तो उसे ही हानिकारक प्रकाश को रोकने के लिए या हानिकारक विकिरण से बचाने के लिए जो है धूप की चश्मा का उपयोग की जाती है। और इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? इसकी क्षमता जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो धूप की चश्मा का तात्पर्य क्या है? धूप की चश्मा का तात्पर्य हानिकारक जो विकिरण है ना, उससे बचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है, याद रखेंगे, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला में क्या दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दूसरा में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीसरा में क्या दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चौथे में दिया है। तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है भाई? याद रखेंगे, है ना, ये इतना सभी को पता रहना चाहिए कि भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है भाप अंगार गैस। ठीक है, आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है? तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो तिलचट्टा जो है किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं? याद रखेंगे, तिलचट्टा जो है सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है तिलचट्टा जो है सर्वाहारी है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि तिलचट्टा को कौन से संघ में रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़े, आए समझ में? तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है ना, सर्वाहारी श्रेणी में ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कमेंट करके बताएंगे कि तिलचट्टा को किस समूह या किस संघ में रखा गया है। तिलचट्टा को किस संघ में रखा गया है ये कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला में क्या दिया है? ऑप्शन पहला में दिया है बढ़ जाता है या घट जाता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर क्या दिया है लास्ट में एक समान रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अशुद्धियों के कारण, है ना, अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला है ये पूछा गया है। ऑप्शन पहला देखिए घास, घास, बकरी, शेर। फिर दूसरा में क्या दिया है? शैवाल, जली, कीट, मछली। तीसरा में क्या दिया है? घास, जली, कीट या मछली, मनुष्य। फिर चौथा में क्या दिया है? घास, मछली, मनुष्य। ठीक है, तो जो जलीय आहार श्रृंखला है मतलब ये पूछा है कि घास को कौन खा सकता है? बकरी, बकरी को शेर। तो दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, शैवाल को कौन खा सकता है? जली जीव, है ना, शैवाल को जली जीव, जली जीव को कीट मछली। ठीक है, फिर मतलब इस प्रकार से जो
ऑप्शन बनाया गया है। तो यहाँ पूछा है कि जलीय आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला जो जल के संपर्क में रहते हैं, है ना। तो शैवाल जो है, ठीक है, शैवाल जो है जल के संपर्क में आता है, तो शैवाल को, है ना, शैवाल का भक्षण करने वाले जलीय जीव होते हैं। उसके बाद फिर कीट मछली, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, शैवाल, फिर जलीय जीव, फिर उसके बाद कीट मछली। आया समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन देखिए, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, या दूसरा ऑप्शन में दिया है उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, तीसरा में क्या दिया है उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, फिर चौथा में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, याद रखेंगे, जीव संरक्षण, है ना, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी होता है या द्विदिशीय होता है या बहुदिशीय होता है या किसी भी दिशा में। तो यहाँ पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो क्या होता है एक दिशी, याद रखेंगे, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, एक ही दिशा में होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन पहला में दिया है कक्षकों का आकार, कक्षकों की आकृति, फिर दिया है कक्षकों का अभिविन्यास, फिर कक्षकों की ऊर्जा स्तर। क्या आएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है ना। क्वांटम नंबर अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, तो कौन प्रदर्शित करती है? कक्षकों का अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कक्षकों के अभिविन्यास से चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, कक्षकों की अभिविन्यास से क्या किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का, है ना, को क्या किया जाता है? प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो क्या आएगा? एक दिशी, याद रखेंगे, है ना, एक दिशी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने अयस्कों को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, है ना, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसाधन या प्रगलन, भर्जन या धातु कर्म। याद रखेंगे, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, क्या कहते हैं? धातु कर्म। ठीक है, अयस्कों से जो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। स्टील की कठोरता, है ना, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, है ना, प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील की कठोरता प्रदान के लिए या प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? क्या आएगा? कार्बन की मात्रा या मैग्नीज की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा, बताएंगे क्या आएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की मात्रा, है ना। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में क्या मिलाई जाती है? मैग्नीज की मात्रा होती है या मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, स्कंदन, अपोहन या अभिशोषण? बताएंगे क्या आएगा। फिटकरी जो है अस्वच्छ जल है ना, ठीक है, अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है? स्वच्छ करती है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण के द्वारा करती है, या स्कंदन के द्वारा करती है, या अपोहन के द्वारा करती है, या अवशोषण के द्वारा करती है ना, अभिशोषण के द्वारा करती है। तो बताएंगे क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन के द्वारा। फिटकरी जो है स्कंदन के द्वारा अस्वच्छ जल को शुद्ध करती है ना, मतलब ये जो प्रक्रिया है, स्कंदन प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो है जल को स्वच्छ करती है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। चलिए आया समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वोट डालने जाते हैं सभी, है ना, तो मार्क करने के लिए एक स्याही उंगलियों पे लगाई जाती है। तो वो जो लगाई जाती है ना, तो स्याही के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, या सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। क्या है आंसर, बताएंगे क्या है आंसर? सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतदाता की उंगलियों में जो है, उंगली में लगाई जाने वाली जो स्याही होती है उसमें क्या मिलाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट, है ना, जो या वो स्याही जो तैयार की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है। आया समझ में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न, ठीक है, चार ऑप्शन है। प्रदूषण संकेतक, ठीक है, पूछा क्या गया है, प्रदूषण संकेतक पौधा, शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न, क्या आएगा? चार ऑप्शन है ना, चारों में से बताना है कि प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है। लाइकेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, याद रखेंगे लाइकेन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि लाइकेन जो है क्या है, प्रदूषण संकेतक पौधा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, या रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? हरे पौधे को, नीलहरी शैवाल को, या फूल और पत्ते को, या जंगली जानवर को। याद रखना है कि उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखा गया है, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप जो, ठीक है, मतलब उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखा गया है? जंगली जानवर। किसे रखा गया है? जंगली जानवर। इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहना चाहिए जंगली जानवर को क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी, मानव, या बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? देखिए इसमें से बताना है ऑप्शन से। तो घास, फिर बकरी, उसके बाद फिर मानव। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है, आया समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर या सर्प। तृतीय उपभोक्ता है ना, तृतीय उपभोक्ता के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो चार ऑप्शन है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता पूछा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी सर्प, ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, या एल्युमिनियम क्लोराइड, या बेरियम क्लोराइड। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर?
निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंधक है? तो क्या आएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ये जो है सशक्त स्कंधक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्य रूप से, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं अकार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी है ना, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव्या के किस भाग में होती है? किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव्या के किस भाग में होती है? अगले या भाग में, या पिछले भाग में, या पार्श्व भाग में, या मध्य भाग में? तो कौन से भाग में होती है? कौन से भाग में होती है? जीव्या देखे हो, ठीक है। तो जीव्या के प्रत्येक भाग में अलग अलग स्वाद है ना, याद रखेंगे। देखिए तो जीव्या के जो पार्ट है ना, इस वाले जो भाग है, ठीक है, देखिए ये जो है इससे मीठा है ना, मीठा स्वाद का, ठीक है, मीठा, फिर इससे नमकीन है ना, नमकीन, और फिर ये पार्श्व भाग से, ठीक है, खट्टा है ना, खट्टा, और पिछले भाग से मतलब पश्च भाग से कड़वा, ठीक है, कड़वा, याद रहेगा है ना। अग्रभाग से मीठा, ठीक है, अग्रभाग से मीठा है ना, पिछले भाग से, ठीक है, अग्रभाग से क्या होता है? मीठा, और पिछले भाग से किसका पता चलता है? पिछले भाग से है ना, अग्रभाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा, ठीक है, और पार्श्व भाग से खट्टा या खट्टे, ठीक है, खट्टा का, या मध्य, और मध्य भाग से पता चलता है ना, ये जो है मध्य भाग है, ठीक है, मध्य भाग है, सॉरी ये जो है मध्य भाग है, ठीक है। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो जो दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर है, ये मध्य भाग है, इससे जो है नमकीन का पता चलता है, रहेगा याद। तो पार्श्व भाग से खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जीव्या के किस भाग में होती है? तो जीव्या की खट्टे की जो स्वाद है वो जीव्या की कौन से भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, बताएंगे। ऑप्शन देखिए, चावल, आलू, गन्ना, मूंगफली। क्या आएगा? क्या आएगा? टिक्का रोग है ना, टिक्का टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? आलू या चावल, गन्ना, मूंगफली। क्या आएगा? मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। टिक्का रोग जो है ना, मूंगफली में लगने वाली रोग है, याद रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी। तुलसी, ठीक है। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? क्या आएगा ऑप्शन? तुलसी, डी, ऑप्शन नंबर डी, तुलसी है ना। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑसिमम सेक्टम, याद रहेगा, ऑसिमम सेक्टम, ऑसिमम सेक्टम, ठीक है। ये जो है वैज्ञानिक नाम है, और तुलसी को साकी भारती डॉक्टर भी कहते हैं,
ठीक है, साकी भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि तुलसी से बहुत से तुलसी क्या है, एक औषधि पौधा है ना, इससे बहुत से औषधि का निर्माण भी किया जाता है ना, या औषधियों में इसका उपयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो याद रहना चाहिए, है ना, पिछले सेशन में, ठीक है, इस पे डिस्कस किए थे। रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो किस पौधे में होती है? गन्ना, आलू, मूंगफली, चावल। याद रखेंगे गन्ना, है ना। रेड रॉट बीमारी जो है गन्ना से संबंधित है। गन्ने के पौधे, गन्ने के जो पौधे होते हैं उसके पत्ते में, है ना, रेड रेड टाइप के जो धब्बे होते हैं, ठीक है, तो उसी को रेड रॉट या रॉट नुमा संरचना रेड कलर का होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? गन्ने के पत्ते में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है ना। रेड रॉट बीमारी जो है गन्ने के फसल से संबंधित है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतपोषी, संभोजी या इसमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे कवक में पोषण की जो विधि है वो क्या है? मृतपोष, ठीक है, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, याद रहेगा, मृतजीवी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, जीवोन पर, या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर, या डी ब्रोगली प्रमेय? तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी का, है ना, या किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला डॉपलर प्रभाव पर जो बिग बैंग थ्योरी है ये, है ना, इसके मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो कौन सा, इसमें से बताना है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन, सोडियम, या क्लोरीन, या ऑक्सीजन? क्या है आंसर? क्या है आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर पहला फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर पहला फ्लोरीन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आया समझ में? तो आज के सेशन इतना ही। देखिए कल से, आज से जो सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 50 MCQ का, है ना, तो हमारे जो सीरीज है 3000 MCQ जो कराने वाले हैं, डेली 50 MCQ। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को, तो डेली 50 MCQ कराई जा रही है। तो आप सभी हमारे वीडियो से जुड़िए, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए। हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहेगी। धन्यवाद।